हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। द टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ फाइनाइट साइज्ड बॉडीज। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पर बनाए हैं दो, उनमें मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और मोर पार्टिकल्स करवा दिया था, लेकिन वो पार्टिकल्स के लिए था। केवल किसके लिए था भाई? पार्टिकल्स के लिए। एक पार्टिकल मास m1, कोऑर्डिनेट जहां पर वो रखा है उसके x1 y1, दूसरा मास m2, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है क्या आया था? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये था आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए यानी ycm चाहिए, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। अगर किसी बॉडी में से कुछ पार्ट्स काट के निकाल देते हैं बाहर तो कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब आज जो हम करने वाले हैं इसमें क्या है, आपकी फाइनाइट साइज्ड बॉडीज होंगी, उनका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है कहां पर आएगा। इनमें से कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ जो टफ डेरिवेशन है वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, बाकी आपको याद करने हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पर आपको सेंटर ऑफ मास याद ही होने चाहिए, आप ड्राइव नहीं करोगे। ठीक है, तो एक बार आपको बस यहाँ पर आइडिया लगने वाला है कि डेरिवेशन एक्चुअल में होते कैसे हैं। और डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटीग्रेशन कम आता है तो आपको आज प्रॉब्लम होने वाली है कंफर्म। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपको नहीं आता है तो वापस आके वीडियो लेक्चर में देख लें, उसके बाद इसको देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट बॉडी। मैंने एक रॉड ले ली। क्या लिया भाई? एक रॉड ले ली और उस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका। ये नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या है, आपने एक रॉड ले ली। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है ये। कैसी रॉड है भाई? यूनिफॉर्म रॉड है। अब इसका आप जहां से मर्जी है वहां से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। चाहो तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर मान लो, चाहे तो यहां पर मान लो, कहीं पर ही मान लो, आपका आएगा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप ओरिजिन मानना चाहते हो वो कहां पर, इसके एक एंड पे मानना चाहते हो कि बीच में मानना चाहते हो कि इस एंड पे मानना चाहते हो कि बाहर मानना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही। चलिए मैं देखता हूं। मैंने क्या किया, ओरिजिन को मैंने यहां पर मान लिया इस तरह से, लाइक दिस। ओरिजिन मानने में कोई वो नहीं है, मेथड कहीं जहां माना है आप मान सकते हो, आपका आंसर वही आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं इसके लिए। ये आपकी मान लीजिए ओरिजिन है 0,0। ठीक है, जो रॉड है आपकी, इसमें जो लेंथ है इसकी वो कैपिटल एल है। लेंथ क्या भाई इसकी? कैपिटल है। और जो इसका मास है वो कैपिटल एम है, पूरी का मास। अच्छा, जो इसका मास है वो इसकी लेंथ पर बटा हुआ है। जो मास है कहां पर बटा हुआ है भाई? लेंथ पर बटा हुआ है इसकी। ठीक है, जब भी किसी बॉडी की लेंथ पर मास बटा हो तो उसकी डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई? लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम बाई कैपिटल एल। इसका मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। जब भी आपके पास कोई ऐसी शेप हो जिसमें केवल लेंथ ही लेंथ आपको दिखती हो, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, पतली पतली रॉड है अपने पास लंबी सी, तो इसमें सिर्फ एल है। इसका जो थिकनेस है वो ना के बराबर है। ये थिकनेस बहुत कम है इस लेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए थिकनेस को इग्नोर कर दिया गया है। एक तरह से दिस बॉडी इज एज्यूम्ड एज अ वन डायमेंशनल बॉडी। इसमें केवल एक ही साइड है, वो इसकी लेंथ, और कोई साइड इसमें है नहीं। क्लियर होगी बात? तो अब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे भाई? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास के लिए हमें पता है फॉर्मूला जो होता है, अगर हमारे पास पार्टिकल्स हो बहुत सारे, उनका मास दिया हो और उनके एक्स कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, है ना? सिग्मा mx अपॉन में सिग्मा m। ठीक है, सिग्मा mx अपॉन में सिग्मा m। सिग्मा mx का मतलब हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और सिग्मा m का मतलब है सभी का मास आपको ऐड कर देना है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो करना क्या, आपको बड़ी सी बॉडी में स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ढूंढने हैं।
अब एलिमेंट आपको पहचानने आने चाहिए, मतलब ये रॉड किससे मिलकर बनी है आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा। रॉड कैसे बनी होगी, तो रॉड क्या है, स्मॉल स्मॉल टुकड़े से बनी होगी। मान लो छोटा सा पार्ट ये, फिर इसमें एक और पार्ट जोड़ दिया, फिर इसमें एक और पार्ट, फिर इसमें एक और पार्ट जोड़ते गए, रॉड बनती गई। तो जो ये है, इसमें जो स्मॉल एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल स्मॉल लेंथ है। स्मॉल लेंथ का पर छोटा सा एक ब्लॉक ले लो आप, इस जगह पे ले लिया आपने, ये ब्लॉक ले लिया छोटा सा, x दूरी पे गए आप, यहां पर dx थिकनेस का एक ब्लॉक ले लिया आपने। लेट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट निकालते हैं पहले। मास ऑफ एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे स्मॉल मास, तो dm से लिख देंगे। अब देखिए मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है, इसकी लेंथ तो पता है हमें, अब हमें यह भी पता है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो उसको हम बोलते हैं लैम्डा, जो कि m/l के बराबर होती है। तो मास पर यूनिट लेंथ, ये तो है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से हमेशा। तो कभी कभी आपको सिर्फ लैम्डा दिया होता है, m और l नहीं दिया होता, फिर लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकालना होता है। अभी हालांकि लैम्डा किसके इक्वल है, m/l के इक्वल है, तो m/l dx, ये आ गया आपके पास dm स्मॉल मास। क्या आ गया भैया, dm आ गया, स्मॉल मास आ गया। नाउ HCM देखा, देखो YCM तो इसमें निकलना नहीं क्योंकि पॉइंट है नहीं। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या आ जाएगा भैया, x, 0 आ जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या आ जाएगा, x, 0। ये एलिमेंट जो है ओरिजिन से x दूरी पर ही तो है, y पर तो है ही नहीं। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे के सारे x पे तो आएंगे, सभी का y 0 आने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास x वाली लाइन पर ही होगा, y वाली लाइन पर नहीं होगा, क्योंकि सारी पार्टिकल्स, इसको आप पार्टिकल मान सकते हो। इस स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं कंपेयर करता हूं पूरी रॉड से, तो इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, और पार्टिकल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसका मास मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट। फिर अगले वाले पार्टिकल के लिए उसका मास मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट। अलग अलग पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग आने वाला है, तो सभी के मास और उनके कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड भी करना है, फिर डिवाइड करना है पूरे मास से, पूरी रॉड के मास से, ये तो करना है। तो आप याद कर लो फॉर्मूला कैसे होता है। ऐड करने का मतलब होता है सिग्मा। किसको ऐड करना है भैया, स्मॉल स्मॉल मास और उनके जो कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिव उनको, उनके मल्टीप्लाई को। ये m इंटू एक्स है, अब मास तो dm है ना, तो dm तो लिखूंगा। फिर ऐसे dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस dm3 x3 अपॉन में इन सभी का मास जितना भी है, जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है सबके मास dm1 dm2 पूरी रॉड की मास के बराबर आएंगे, तो कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ dm नहीं पता हमें, इस तरह के कितने dx आएंगे थोड़ी पता है आपको भाई। dx कोई मिजरेबल चीज तो है नहीं, ये तो इनफाइनाइटली स्मॉल चीज है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे इस तरह किसी रॉड में। तो जब आप तो सीधे ऐड ना कर पाओ तब आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। इसका एक अल्टरनेट मेथड होता है ऐड करने का, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जब भी आपको समेशन करना हो और आपको चीजें पता ना हो कितनी है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करोगे, मास और एक्स कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई का, डिवाइड में किसका इंटीग्रेशन करोगे, मास का। तो ये मास का सम है और ये मास और उनकी डिस्टेंस के मल्टीप्लाई का सम है, ये तो होता है फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2, ये लिखा हुआ है अभी। कहां से कहां तक, अब आप ध्यान से देखो, इस पूरी रॉड को बनाना है, तो इस पूरी रॉड में कितने dx आएंगे, स्टार्टिंग यहां से होगी जब तुम्हारा x क्या है 0 के बराबर, तो पहला जो dx आएगा वो तो x बराबर 0 पे तो मिलेगा, फिर दूसरा dx इस तरह से मिलते मिलते जो लास्ट वाला dx मिलेगा वो कितनी लेंथ पे मिलेगा, जब x l के बराबर हो जाएगी। तो 0 से लेकर l, भाई 0 से लेकर l तक हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। चलो देखते हैं। dm की वैल्यू आपको पता ही है, dm की वैल्यू कितनी है, m/l इंटू dx। तो m/l इंटू dx लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया x से 0 से l अपॉन में m/l इंटू dx 0 से लेकर l। यहाँ सीधे मास m भी कर सकते हो क्योंकि dm जब पूरा ऐड होगा तो पूरे रॉड के मास के बराबर ही आने वाला है। फिर भी देखिए अपने आप ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। अब देखो आंसर अपने आप l/2 आएगा, आंसर अपने आप ही l/2 आ जाएगा आपका।
चलिए देखते हैं क्या होगा। m और l तो कांस्टेंट है, m और l तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। लिमिट थी 0 से l, ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन सिंबल है, लिमिट है 0 से l, बाहर लिख दी मैंने, कंफ्यूजन हो इसलिए। तो m और l तो आ जाएंगे बाहर, ये आपका xcm निकल रहा है, अंदर बचेगा x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l। यहां पर भी m और l कॉमन बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा सिर्फ dx 0 टू l। m बाई l से m बाई l कट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 तो होता है 0 टू l, डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे तो x बचेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक। चलो लिमिट रखनी आती होगी तो l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास l बाई 2, सॉरी l बाई 2 नहीं, l आएगा सिर्फ। इस तरह से आपका जो xcm आ गया वो आ गया l बाई 2 पर। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं ycm, तो ycm कैसे करना पड़ेगा आपको, dm मल्टीप्लाई y का कोऑर्डिनेट और अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब देखिए जो y का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है, तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, क्योंकि y कितना है, 0 के बराबर है, तो ycm आ गया 0। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भैया, l बाई 2 कोमा 0। सेंटर ऑफ मास कहां पर है, xcm कोमा ycm किसके बराबर आ गया, l बाई 2 कोमा 0। इसीलिए हम बोलते हैं रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसके मिड पॉइंट पर होता है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, हर जगह मास सेम है उसका। तो ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ खास समझाने का तो था नहीं। अब हम करेंगे थोड़ा टफ, अगला वाला जो क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म रॉड। कैसी रॉड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का करेंगे, मतलब रॉड कहीं मोटी और कहीं पतली है, और उसके मोटे पतले होने का पैटर्न भी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, मोटे पतले होने का पैटर्न भी आपको दे रखा है। चलिए देखते हैं कैसे करना है उसको। यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड था ना, तो अब नंबर सेकेंड की बात करेंगे जिसमें हम लेंगे नॉन यूनिफॉर्म रॉड। कैसी रॉड लेंगे भाई, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। चलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड कैसे करना है। इसमें क्या है, आपको जो रॉड है उसकी जो थिकनेस है वो हर जगह सेम नहीं है, मतलब कुछ ऐसी रॉड आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरह से रॉड, ये रॉड टाइप है कुछ, इसकी जो मोटाई है, जो मास है वो बढ़ रहा है किस तरफ, अच्छा इसमें जो अभी भी जो y है वो 0 ही लेना है आपको, ठीक है, इस तरह से ऐसी रॉड है, मान लीजिए कुछ आपके पास इस तरह से रॉड है। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन ही कराता हूं ना, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x from its one end the length of rod is L। जो रॉड की लेंथ है वो कैपिटल L है, और जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है भैया, मतलब अलग अलग जगह पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, जैसे जैसे आप इस एंड से आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका मास बढ़ता जाएगा, ये कहना चाहता है वो। जैसे जैसे आप x पर आगे बढ़ोगे आपकी लैम्डा बढ़ेगी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा, मतलब मास बढ़ेगा कुल मिला के। यहाँ पर छोटी सी लेंथ होगी तो मास कम आएगा, फिर आगे वाले में ज्यादा, आगे वाले में और ज्यादा, आगे वाले में और ज्यादा, इस तरह से आता है। यहाँ पर तो 0 ही है मास, फिर बढ़ रहा है लगातार।
तो आपको इसमें लैम्डा दिया होगा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अरे क्लियर होगी बात? तो इसका हम कैसे करेंगे, तो इसका भी देखिए सोल्यूशन कैसे करना है आपको करेंगे पिछली बार की तरह, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं देता हूं बीटा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस लैम्डा बदल देगा, जैसे मैंने अभी लैम्डा जो लिखा हुआ है इसको बदल के लिख देंगे, एक और कर लूंगा मैं ऐसे पे, ऐसे ही क्वेश्चन एक और कर लेंगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। करना बहरहाल आपको ऐसे ही है जैसे मैंने अभी, जैसे मैं करवाने जा रहा हूं इस तरह से। ये हो गया आपके पास 0,0, जिसके वन एंड पे हमने 0,0 मान दिया ओरिजिन को, फिर x आपकी बढ़ती है, तो इस तरह से आपका लीनियर मास डेंसिटी वाला फॉर्मूला दे रखा था आपको x² + 2x। लैम्डा क्या दे रखा है आपको, x² + 2x। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लैम्डा है वो खुद वेरिएबल है, तो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए लैम्डा आपका अलग अलग आएगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, हम पिछली बार की तरह करेंगे, x दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इस तरह से, x दूरी पर जाकर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, जिसकी थिकनेस क्या मान लेंगे, dx। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भाई, x दूरी पे गए हैं, x, 0 है कोऑर्डिनेट इसके, y पे तो है नहीं, y पे नहीं, रॉड को भी थिकनेस, मतलब ये थिकनेस अभी भी y पर नहीं है, मतलब ये थिकनेस बहुत कम है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो इसको मत देखने लगना, ये नहीं काउंट करना आपको, ये तो ना के बराबर है, मतलब पूरी रॉड अभी भी x पे रखी है, y पे उसको कोई भी हिस्सा नहीं, तो अभी भी x पे ही आएगा आपका सेंटर ऑफ मास जाएगा, y पे नहीं आएगा। ये जो है इग्नोरेबल है इस कंपैरिजन में, ठीक है, l के कंपैरिजन में। अब x दूरी पर अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है x² + 2x। नाउ मास ऑफ एलिमेंट देखते हैं पहले कितना आएगा, मास ऑफ एलिमेंट अगर देखते हो आप dm, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा किसके इक्वल है, x² + 2x इंटू dx के इक्वल है, कौन, dm। अरे कौन है भाई, dm। चलिए देखते हैं आगे, तो ना xcm कैसे निकलता है, मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट, तो उसका कोऑर्डिनेट तो x ही माना है ना आपने, और डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। dm की वैल्यू यहां से पुट कर दो जरा, तो dm की वैल्यू हो जाएगी x² + 2x इंटू x इंटू, ये x अलग है, ठीक है। अच्छा चलो पहले dm की वैल्यू पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई x, ऐसे ही डिवाइड में आ जाएगा x² + 2x और मल्टीप्लाई dx, ये तो आ जाएगा। लिमिट देखो x की, वही पिछली बार की तरह, पहला जो एलिमेंट लोगे आप बिल्कुल यहाँ पे लोगे, तो 0, x की वैल्यू 0 जाएगी इसके लिए, फिर बढ़ते 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 यहां तक, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, l आ जाएगी। जितने भी एलिमेंट है सारे काउंट करने हैं, लिमिट क्या होती है कि मैं जितने एलिमेंट है सब काउंट कर लो, इसका मतलब है ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, स्मॉल स्मॉल dx जितने भी आ रहे हैं सबको ऐड करना है आपको विद दिस फंक्शन। तो 0 से लेकर l तक की लिमिट लगेगी, क्योंकि x की वैल्यू देखो कहां से भाई, x माना था वेरिएबल, इस एलिमेंट को यहां उठा के लाओ तो x की वैल्यू 0 जाएगी, फिर इस एलिमेंट को उठा के यहां शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, l। तो 0 से लेकर l, तो 0 से लेकर l। आ जाओ देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो पहले से x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x³ dx + 2x² dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं अगर आपके प्लस माइनस लगे हो बीच में, तो ऐसे ही इसका भी जाएगा, x² dx अलग हो जाएगा, 2x dx आपका अलग हो जाएगा, 0 से l 0 से l 0 से l और 0 से l। ये निकल रहा है आपका एक्सियम, y से तो 0 आने वाला है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, सभी का y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, कोई सा भी आप उठा लेना इसमें से। क्लियर है भाई? चलो तो आगे देखते हैं क्या जाएगा। इसके बाद जो आपके पास आएगा एक्सियम, कितना हो जाएगा, x³ का तो हो जाएगा x⁴/4 लिमिट 0 से l प्लस x² का होता है x³, तो x³/3 हो जाएगा 0 से l, ठीक है, डिवाइड ले आओ,
इसको देखें तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से l प्लस 2x का हो जाएगा तो 2 तो जाएगा बाहर और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन। भैया अगर कोई गलती हो जाए मेरे जल्दबाजी में इंटीग्रेशन में तो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में तो आपने अपने आप सही कर लेना। तरीका सीख लो, यहाँ पर कैलकुलेशन करना तो आपका काम है, आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करना। चलिए देखते हैं तो एक्सियम क्या आने वाला है। तो यहां से एक्सियम क्या आ जाएगा 1/4 तो आप बाहर लिख दो सीधे सीधे। एल की एक्स के प्लेस में पहले एल रखो तो एल की पावर 4 आ जाएगा, बस सीधे खत्म। 0 तो 0 आने वाला हटा दो, 2/3 तो बाहर लिख दो, अंदर एल क्यूब और -0 क्यूब। तो -0 क्यूब नहीं लिख रहा मैं, एक लाइन कम कर रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो 1/3 एल क्यूब प्लस 2 से 2 कट गया एल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो एक्सियम कितना आ गया, एक्सियम आपका आ जाएगा, यहां से हम एल क्यूब कॉमन ले लेंगे। एल क्यूब जब हम कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा l/4 प्लस 2/3। नीचे से आप क्या कॉमन ले लोगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लोगे। एल स्क्वायर कॉमन लेते क्या बच जाएगा l/3 प्लस 1। तो इस तरह से आपका बच जाएगा ये, एक एल स्क्वायर से कट जाएगा, क्यों तो l²/4 प्लस 2l/3 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा l/3 प्लस 1। ये हो गया आपके पास एक्सियम। अब इस रॉड की लेंथ अगर तुम्हें दी होती 10 सेंटीमीटर कुछ और दी होती तो आप इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते एल की और आंसर आपका आ जाता। इस रॉड की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ दी होती तो यहीं पर हम पुट कर देते, वैल्यू आंसर आ जाता। तो अभी तो आंसर बस यही छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते। और वाई सेम तो आपका 0 आने वाला है, क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट आप यहाँ मानोगे सभी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा। तो उन सभी को जब हम ऐड करेंगे उनके डीएम मल्टीप्लाई वाई 0 आएगा, डीएम मल्टीप्लाई वाई फिर 0 आएगा। वाई सेम कैसे निकालोगे, मास मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट तो 0 दे रखा है अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ मास 0 आंसर होगा। तो सेंटर ऑफ मास आपका आ गया एक्सएम कॉमा वाई सेम, एक्सएम निकाल दिया, वाई सेम आपको पता है ये कॉमा 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको भी करके दिखाया। आप चाहो तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं तो आपको और समझ में। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। उसमें क्या है, आपके पास जो लैम्डा दे रखा है आपको वो मान लीजिए दे रखा है ax प्लस बी, जहां पर a और b कांस्टेंट है आपके। a और b क्या है, कांस्टेंट। a की वैल्यू मान लीजिए, चलिए वैल्यू नहीं, a और b के टर्म्स में कर देते हैं ना। a और b क्या है आपके, कांस्टेंट है। और जो लेंथ ऑफ रॉड है वो कैपिटल L है। X is measured from one end। ठीक है, फाइंड एक्सियम कॉमा वाई सेम। ये क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन तो आप समझ गए ना। लैम्डा क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी, पता है ना आपको, लीनियर मास डेंसिटी LMD। लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा आपके पास। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा इसका। मान लीजिए ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, लैम्डा b के बराबर आएगा तो 0 से मत काउंट करना, थोड़ा सा इस बार 0 नहीं आएगा, है ना, हल्का सा। फिर थिक होती जाएगी आपकी जो रॉड है वो धीरे धीरे थिक हो जाएगी। रॉड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे थिक होती जाएगी। जो लेंथ है वो रॉड की आपने मान ली है L, क्या मान रखी है भाई, L मान रखी है। क्लियर हो गई बात। ये ओरिजिन मान लिया आपने 0,0। अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो बिल्कुल पिछली बार की तरह करना है आपको। पहले जाओगे आप x दूरी पे, वहां पर जाकर आप छोटा सा एक dx मान लोगे, तुरंत क्या मान लोगे भाई, dx मान लोगे। चलिए x दूरी पे गए, एक dx मान लिया।
अब इसका हम पहले निकालते हैं मास डीएम। इतनी आपको चीजें पता है, लिख दिया मैंने नीचे, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। एक्स प्लस बी था लैम्डा, लैम्डा को लिखे रहने देते हैं, काम आता है ना ये। सॉल्यूशन देखो आप, मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट क्या आएगा भाई, डीएम लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी इंटू dx, ये हो गया dm। ना xcm कैसे निकलता है, dm मल्टीप्लाई x अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो dm की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई x और था इसमें, ये इंटीग्रेशन लगा दिया। 0 से लेकर l, 0 से लेकर l लिमिट हो जाएगी, जो भी इसकी लेंथ है वही तो लिमिट आती है, 0 से लेकर l, है ना। काट मत देने से, अभी पहले इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद ही कट होता है, ठीक है। निगाह बच्चे से काट देते हैं सीधे, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। अब अंदर हो जाएगा ax स्क्वायर dx प्लस bx इंटू dx। इस x को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें भी और इसमें भी, और इसका तो आ जाएगा सीधे सीधे ax dx प्लस b इंटू dx। 0 से l, 0 से l, 0 से l, 0 से l। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे देख लेते हैं अब क्या आंसर आ जाएगा इसका। ये तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से l प्लस बी एक्स, तो b तो आ जाएगा बाहर और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l, ये तो आ जाएगा बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2, b आ जाएगा बाहर, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ x। l को रखते हैं पहले, देखिए 3 को तो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। अब l के प्लेस पे l क्यूब, फिर माइनस 0 क्यूब, प्लस 2 निकाल दिया बाहर, x के प्लेस पे l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे l स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आना है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, l के प्लेस पे पुट कर दो, l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये, जो भी आपका आंसर होगा। अभी सामने आ जाएगा, देखते हैं क्या आंसर है। a बाई 3l क्यूब, यानी al क्यूब बाई 3 माइनस bl स्क्वायर बाई 2, al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl। आप क्या करोगे, l कॉमन ले लो, यहां से l स्क्वायर, यहां से l कॉमन ले लो, तो l स्क्वायर कॉमन लेती है, अंदर जो बचेगा वो बच जाएगा al बाई 3 प्लस b बाई 2। ये माइनस नहीं है, माइनस गलती से लिख गया मुझसे, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस था भी, माइनस गलती से लिख गया था मेरे से, ठीक है। यहां से l कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, al बाई 2 प्लस b। ये फाइनल आंसर हो गया आपका x। l बच जाएगा ऊपर, al बाई 3 प्लस b बाई 2 डिवाइड में आ गया al बाई 2 प्लस b। ये l स्क्वायर से एक l कट गया, तो एक l ऊपर बचा दिया मैंने। इस तरह से एक्सियम आ गया। और वाईसीएम क्या आएगा, वाईसीएम बराबर हो जाएगा डीएम मल्टीप्लाई 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है और अपॉन में डीएम, ये तो आ जाएगा 0 के बराबर। एक्सियम वाईसीएम मैंने निकाल दिया आपके सामने।
इस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए तो हो गए रॉड के बारे में। ऐसे ही अब हम बात कर लेंगे रिंग के बारे में। किसके बारे में? रिंग के बारे में। चलिए रिंग के बारे में देख लेते हैं कैसे करना है। रिंग के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बातें करेंगे आज हम। हालांकि आपको याद करने में, आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा हूं किस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी देखो, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, बाद में तो आपको याद ही करने हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग है आपकी, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है। कुछ इस तरह से रिंग होती है अपने पास। ये हो गई आपकी रिंग। कैसी रिंग है ये? सेमी सर्कुलर रिंग है। रिंग जो है आपके पास वो है, ये है, रेड कलर कर देता हूं इसको ना। ये आपके पास रिंग है और जो उसकी रेडियस है आपकी वो दे रखी है आर। रेडियस क्या दे रखी है रिंग की? आर दे रखी है आपको, ठीक है। ये सेंटर हो गया, रेडियस आर दे रखी थी रिंग की। इस पूरी रिंग का मास हम कैपिटल एम मान सकते हैं या फिर इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। क्योंकि देखो लेंथ पे ही मास बटेगा यहां पर भी। अरे इस रिंग में लेंथ ही तो होगी है, जहां पर मास है वो तो लेंथ ही लेंथ है ना, एरिया में थोड़ी मास बट रहा है। ये तो खोखला है ना इस जगह पे, तो ये लेंथ ही तो है जहां पर मास बटा हुआ है, ठीक। लेट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रिंग इज लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा वो भी देखो। लैम्डा होता है मास, तो पूरी रिंग का मास मान लेते हैं कैपिटल एम। पूरी रिंग का मास क्या भैया? कैपिटल एम है, मास ऑफ रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, तो मास कैपिटल एम अपॉन में इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ ये तो है, पाई आर के बराबर है लेंथ। 2 पाई आर पूरी लेंथ होती है ना सर्कमफेरेंस, तो आधी कितनी हो जाएगी? पाई आर ही तो हो जाएगी लैम्डा। मास अपॉन लेंथ होता है, लेंथ किसके बराबर है इसकी? लेंथ इसकी पाई आर के बराबर है। देखो रिंग की जो लेंथ आएगी उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके बराबर तो आएगी, तो पाई आर के बराबर लैम्डा। कौन सी बात है। अब इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने रॉड में किया था, छोटे छोटे एलिमेंट्स मानेंगे। जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी देखो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जिनसे मिलकर ये पूरी रिंग बनेगी। तो आप क्या करोगे भैया, ऐसा करो, एक एंगल पे जाओ, थीटा एंगल पर। कहां से? बीच वाली लाइन से। थीटा एंगल पर गए आप, बीच वाली लाइन से थीटा के एंगल पर गए, वहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या मान लिया आपने? dx मान ली। छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिखाया मैंने ताकि आपको दिखे, हालांकि इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी है। अब इसको आप इस तरह से मिला दो, यहां पर मिला दिया। लेंथ ये है बस इतनी, ये आपका dx जो लिखा हुआ है ऊपर, ये तो वैसे ऐसी लाइंस आ रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रहेंगे तो सारी रेडियस ही ना ये। अब यहां पर जो एंगल है, छोटा सा एंगल मान लो डी थीटा। क्या मान लो कि भाई यहां पर जो एंगल मानोगे आप डी थीटा मान लो इसको, एंगल को। यहां पर छोटा सा एंगल आपने डी थीटा मान लिया, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन आप यहां पर देखकर सीखो कैसे करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आने वाला है ये, ठीक है। थोड़ा टफ लग सकता है आपको ये डेरिवेशन, लेकिन आपको ये
सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। फिजिक्स में आगे बहुत सारे इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ सकता है। तो आप ध्यान से देखते रहो कैसे करना है। इस लाइन से थीटा के एंगल पर गए, एंगुलर पोजीशन थीटा पर हमने यहाँ पर छोटा सा dx माना हुआ है। अब उस dx को अगर मैंने मिलाया सेंटर से, तो उसका एंगल जो बनता है वो स्मॉल एंगल बनेगा। देखो इस बड़ी सी लेंथ का एंगल जो बन रहा है थीटा, छोटी सी लेंथ का छोटे से बनेगा, उसको मान लेंगे d थीटा। क्या मान लेंगे भैया? d थीटा एंगल मान लेंगे। कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो ये लिख दिया हुआ आपने, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ओरिजिन मैंने यहाँ पर मान रखी 0,0, ये आपकी ओरिजिन मान ली मैंने इसके सेंटर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नाउ मास ऑफ एलिमेंट dx, मास ऑफ एलिमेंट dx की बात करें तो वो हो जाएगा भैया dm। तो dm किसके बराबर आएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई dx होता है। अब लैम्डा कितना था यहाँ पर? m अपॉन में पाई इंटू r था, और dx क्या है? dx देखो, dx को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें किस तरह से दिखेगा वो भी देखो आप। इस यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरह से, यहाँ पे आर्क दिख रही होगी छोटी सी। अगर मैं इसको सेंटर दिखे ऐसे, मेरी बात ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पर आपके पास एक आर्क है जिसकी लेंथ मैंने dx मान रखी है, यहाँ पर एंगल मान रखा है d थीटा, ये भी r रहेगी और ये भी r। तो आपको पता होना चाहिए एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू लिख दिया मैंने आर्क अपॉन में रेडियस। यहां से आर्क कितना है? dx, रेडियस क्या है? कैपिटल R, और एंगल क्या है? d थीटा। यहां से अगर हम देखें dx किसके बराबर आ जाएगा? r इंटू डी थीटा के, r इंटू डी थीटा के। dx के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे भैया? r इंटू डी थीटा अपॉन में पाई इंटू r, r से r कट गया, m अपॉन में पाई इंटू डी थीटा। ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि पाई एंगल पर पूरा मास बटा हुआ है, इसका पूरा एंगल देखें तो पाई, तो पाई एंगल पर जो मास है वो कैपिटल एम है, तो स्मॉल एंगल डी थीटा पर मास कितना होगा? एम अपॉन में पाई इंटू डी थीटा। उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगर पूरा एंगल देखें इसका, तो पूरा एंगल क्या है इसका? पाई तो है सेंटर पे, तो पूरे के लिए अगर देखें तो पाई एंगल पर मास क्या है? कैपिटल एम। तो डी थीटा एंगल पर मास कितना आएगा? एम अपॉन में पाई मल्टीप्लाई डी थीटा। आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे इसको, पर आपको समझाना जरूरी है कैसे करता हूं मैं। ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए, तो डीएम तो निकल आया, अच्छी बात है। इसको साइड में नोट कर लेना, तभी याद रहेगा कहां से निकाला था मैंने। जो मैंने यहाँ लिखा था साइड में नोट कर लेना उसको। अब देखो यहां से जो अपने पास ये dx है, इसके x और y कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो इसकी जो पोजीशन है, इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या है भाई? अपने पास इस तरह से बन रहा है एक्सिस, तो ये x हो गई, ये y हो गई। तो अब क्या करोगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तुरंत इस तरह से, और एक यहां पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। अब ये दोनों ऐसे तो बहुत छोटे हैं भाई, जहां पर बीच वाला हिस्सा आएगा वहीं पर ये आएगा और वहीं पर ये आएगा, क्योंकि इनकी जो बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, dx है ना। तो यहाँ पर बड़ी बनाई है मैंने, एक्चुअल में बड़ी नहीं है, तो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, इतनी स्मॉल कि आप मेजर भी नहीं कर सकते। तो मिड पॉइंट जहां पर आएगा वही पूरा हिस्सा आएगा, आप ऐसे मान सकते हो। जो पूरा हिस्सा एक पॉइंट की तरह है, ये पॉइंट टाइप का है बिल्कुल। इस पूरी रिंग के कंपैरिजन में कैसा है? ये पॉइंट साइज का है। तो वही dm इंटू एक्स लाऊंगा इसके लिए भी मैं। अब आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपके पास, इसका नाम रख रहा हूं मैं, इसका नाम रख लिया O, इसका नाम रख लिया मैंने P, इसका नाम रख लिया M, इसका नाम रख लिया N। ठीक है। तो ट्रायंगल आपको यहां दिखेगा, एक ध्यान से देखो तो इस तरह से दिखेगा। इसका नाम है O, इसका नाम है P, इसका नाम है M। यहां पर आपको एंगल थीटा, ये हो जाएगी रेडियस। ये तो रेडियस ही है ना, OP तो रेडियस है R के बराबर। ये आपको निकालना है और ये आपको निकालना है, ये और ये तो बराबर ही आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास y, हो जाएगा आपके पास x। ये हो गया x और ये हो गया y। ये y है तो ये तो y रहेगा। तो यहां से निकालते हैं पहले x अपॉन में r, किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के बराबर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। x इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। सिमिलरली y अपॉन में r किसके बराबर आएगा? cos थीटा के। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r cos थीटा। x और r निकाल दिया आपने। चलो अब कर लेते हैं इसको, जैसे हम करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन।
है ना भाई। एक्ससीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है। एक्ससीएम कैसे निकलेगा, डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तुरंत इधर देखिए एक्ससीएम है ये, डीएम की वैल्यू आई थी एम अपॉन में पाई इंटू डी थीटा। अरे डीएम की वैल्यू क्या आई थी, एम अपॉन में पाई इंटू डी थीटा आई थी, और एक्स है वो कितना है, एक्स अगर हम देखें तो आर साइन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है भैया, लिमिट देखिए, लिमिट लगाना सिखाता हूं मैं, गुरु चाहिए, एम अपॉन में पाई और डी थीटा, बस। अब लिमिट किसकी, देखो किसकी लिमिट लगती है, अब की बार थीटा की लिमिट लगनी है, जो डी के बाद आता है उसकी लिमिट लगती है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने इस लाइन से एंगल नापना शुरू किया था, इस तरफ तो प्लस में आएगा और इस तरफ एंगल माइनस में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेफरेंस पॉइंट ये है ना 0, इस तरफ प्लस में एंगल तो इस तरफ माइनस में आएगा एंगल, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो जो dx है, इस तरह के बहुत सारे डेट्स आपको हर जगह दिख रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो ये वाला डेट जब यहां पर आएगा तो जो थीटा एंगल बन रहा है 90 बन जाएगा। ये वाला डेट जब यहां पर आएगा तो 0 बनेगा, ये वाला डेट जब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो -90, इस जगह पर -90 बन जाएगा। तो इस dx पूरी रिंग बनानी है, तो इस dx उठाओ यहां पर शिफ्ट करो, तो इस लाइन से जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 माइनस का, 90 को बोलते हैं π/2, तो -π/2 क्या आ जाएगा भैया, -π/2 आ जाएगा। आपने जिस लाइन से एंगल नापा है वहीं से इस एंगल की वैल्यू देखनी होती है। तो अभी सिंपल केस में थीटा आया था, इस dx को उठा के यहां पे शिफ्ट करूं तो इस लाइन से जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, लेकिन इस तरफ बन रहा है तो माइनस का, इस तरफ कैसा होगा माइनस का, और इस तरफ कैसा होगा प्लस का, क्योंकि ये 0 लाइन है, इस तरफ प्लस तो इस तरफ माइनस आएगा उल्टा। ठीक है, हमेशा ऐसे याद रखना। ऐसी रॉड के लिए भी होगा, मान लीजिए आपके पास रॉड है, बीच में होती लाइन ऐसे, आपने dx यहां कहीं माना है, तो ये जो लेंथ आएगी माइनस में आएगी, ये वाली प्लस में। तो मान लो अगर ये होती पूरी l, ये l/2 होती और ये भी l/2 होती, तो हम लिमिट लगाते -l/2 से +l/2, और ये यहां पर मान रहे हो तो फिर 0 से l मानते हैं लिमिट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। -π/2 से +π/2, यहां पर भी -π/2 से +π/2, ये तो आ गया आपके पास एक्ससीएम। क्या आ गया भैया, एक्ससीएम आ गया। चलो देखते हैं तो एक्ससीएम क्या आ जाएगा। इस हिसाब से तो आपका एक्ससीएम जो आएगा m/π तो बाहर निकाल देते हैं, अंदर r भी बाहर निकाल देते हैं, m/π, m/π। क्लियर हो गई बात, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 लिखा हुआ है, यहां बचेगा सिर्फ डी थीटा, तो -π/2 से लेकर π/2 तक, ये तो बच जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा इसका। m/π तो कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ r। अब मैं आपको बता दूं साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -cos थीटा। क्या होता है भैया, -cos थीटा, -π/2 से +π/2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, m/π से m/π तो कट गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन केवल थीटा बचता है, -π/2 से +π/2, माइनस को बाहर लिख दो तो यह आ जाएगा cos π/2, फिर माइनस cos के अंदर -π/2, थीटा के प्लेस पे पहले π/2 रखना है, फिर -π/2 रखना है, cos तो चलेगा ही चलेगा साथ में, यहां पर तो सीधा आ जाएगा π/2 फिर -π/2, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। अब देखिए cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos -π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहां तो आ गया π/2 +π/2, ये तो आ गया सीधे सीधे 0। अरे एक्ससीएम क्या आ गया, 0 आ गया। एक्ससीएम तो 0 आ गया, मतलब इस लाइन पे तो, मतलब इसी लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास, इस लाइन पे तो होगा नहीं। एक्ससीएम 0 मतलब y पर है कहीं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आधी रिंग इधर है आधी रिंग इधर है, तो सिमेट्री बनेगी, तो y पर ही आएगा सेंटर ऑफ मास अपने आप ही।
एक्स पर सेंटर ऑफ मास तो आया नहीं, एक्स इंटू 0 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरली वाईसीएम की। किसकी बात करनी है अब आपको? वाईसीएम की बात कर लेते हैं। तो वाईसीएम किस तरह से निकालेंगे जरा आप वो भी देख लो। वाईसीएम के लिए फिर वही करना है आपको, डीएम इंटू वाई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम की वैल्यू पुट करो, एम अपॉन में पाई इंटू डी थीटा, और वाई था आपका आर कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन में पाई इंटू डी थीटा। लिमिट वही आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आपको सारे के सारे जो डीएम है वो काउंट करने हैं। लिमिट तो वही रहेंगी, वो थोड़ी बदलेंगी। एम अपॉन में पाई से एम अपॉन पाई तो आप कैंसिल कर दोगे, तो बाहर तो आ जाएगा सीधे आर, अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा डी, सॉरी कॉस थीटा डी थीटा। साइन नहीं, क्या बचेगा? कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट तो आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर आ जाएगा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है आपका वाईसीएम। ठीक है, क्या निकल रहा है भाई? वाईसीएम। यहां पर जो लिमिट है वो माइनस पाई बाई 2 ध्यान रखना। ठीक है, इस जगह पर जो लिमिट है वो क्या है? माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? थोड़ा हट गया था वहां पर, तो ध्यान से देख लेना भी। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, देखते हैं क्या बैठता है इसका सोल्यूशन। आर तो आ जाएगा बाहर, कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस में, तो माइनस पाई बाई 2 ये गया प्लस पाई बाई 2। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। चलिए साइन पाई बाई 2 आ जाएगा भाई ऊपर, तो माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 थीटा 3 पाई बाई 2, फिर माइनस माइनस पाई बाई 2। सॉरी वाईसीएम है तो यहाँ पे आ गया आर। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस पाई बाई 2 की माइनस 1 होती है, पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास बचेगा 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन में पाई, तो वाईसीएम आ गया 2r अपॉन में पाई। तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 0, 2r अपॉन में पाई। जीरो कॉमा 2r अपॉन में पाई, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। आपका आंसर है सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पाया जाएगा, कितना? 0,2r अपॉन में पाई। इस तरह से करना होता है भाई इसका सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? तो ये था तरीका करने का इसको सॉल्व। सिमिलरली मान लीजिए रिंग आपकी इस तरह से रखी हो, तो यहां पर कहीं आएगा -2r अपॉन में पाई कॉमा 0 आएगा। ठीक है, रिंग आपके ऐसे रखी हो, इस केस में ऐसा आएगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब सिमेट्री लाइन जो होती है उस पर आता है। अब ये सिमेट्री लाइन है ना, इसके दोनों तरफ रिंग बराबर बराबर बटी हुई है, बीच वाली लाइन एक्स एक्सिस, इसमें वाई की सिमेट्री, इसमें एक्स पे सिमेट्री बन रही है। देखो ध्यान से, आएगा सेम ही, डिस्टेंस वही आएगी, बस कोऑर्डिनेट आपके बदल जाएंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से रिंग आई होती, तो ये सेंटर होता है 0,0, यहां पर कहीं आपका आंसर आता है कितना? 2r बाई पाई कॉमा 0, ये आता आंसर। ऐसे ही ऊपर अगर
रिंग आपको नीचे की तरफ दे रखी है, इस तरह से जैसे मैं बनाऊं, समझ गए ना भाई। रिंग अगर इस तरह से दे रखी हो लाइक दिस, इस लाइन पे आएगा कितना आएगा 0, -2r/π। ये आपके पास आंसर होंगे यही सेम 2r/। सिमेट्री लाइन पर जो लाइन रिंग को बराबर दो हिस्सों में बांटती हो, उस लाइन पर आपका आएगा 2r/π की दूरी पर फ्रॉम सेंटर। क्वाड्रेंट आप देख लोगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, पिछला बार y था। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। समझ आ गई बात। चलिए अब ट्रायंगल को और कर लेते हैं एक बार, तो और आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका ट्रायंगुलर। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क का जो होता है वो आपका रिंग की तरह ही करना है, आपको रिंग की हेल्प से होगा, इसलिए मैं इसे आज कर देता हूँ, बाकी जो बचेंगे उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो डिस्क को मैंने मान लिया आपकी इस तरह से एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। अच्छा, डिस्क में क्या और रिंग में क्या फर्क है? डिस्क में पूरा जो मास है वो ऐसे बटा होता है पूरा इस तरह से, इसमें पूरे पे मास है। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से ये पूरे पे मास है, ये पूरी डिस्क है आपके पास। यहां पर जो मास है वो इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, केवल इसकी लेंथ पर नहीं। पिछली बार सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट था तो रिंग थी, अब पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। इस बार जो मास है वो, अरे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट है भाई? पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से मान लीजिए आपके पास इस तरह से पूरा मास है, पूरा मास। ठीक है, इस तरह से here mass is distributed over its area uniformly। लेट, अब जैसे पिछली बार लीनियर मास डेंसिटी लिया करते थे, इस बार हम सरफेस मास डेंसिटी लेंगे, या फिर एरिया मास डेंसिटी ऐसे बोल सकते हो आप। ये सिग्मा का सिंबल है, इसको सिग्मा बोलते हैं, छोटा सिग्मा है। स्मॉल केस में सिग्मा ऐसा बनता है, कैपिटल केस में ऐसा बनता है। ठीक है, ये कैपिटल केस में सिग्मा है और ये स्मॉल लेटर्स में सिग्मा होता है। तो मास अपॉन में एरिया आता है। अच्छा, एरिया क्या रहेगा इसका? इसका तो एरिया रहेगा πr²/2 तो रहेगा। इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली r है। रेडियस क्या मान ली मैंने? इसकी r मान ली। तो मास क्या है इसका? पूरा मास जो है वो मैंने मान लिया कैपिटल M। मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखा है। ठीक है, तो मास अपॉन में एरिया क्या जाएगा इसका? πr², तो पूरा होता है तो πr²/2 2 पर आ जाएगा। इस तरह से πr²/2 हो जाएगा ये एरिया। 2 को ऊपर पहुंचा दिया मैंने, तो सिग्मा आ गया आपके पास। ये ध्यान रखना है, सिग्मा काम आएगा। ठीक है, चलिए भाई, डिस्क का हो रहा था, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आप ध्यान से देखो, नोट कर लो। अब इसमें भी एलिमेंट मानेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये, इसमें लेंथ नहीं है तो एलिमेंट कैसे मानूं? तो यहाँ पर एलिमेंट जो मानना पड़ेगा आपको, वो सोचना पड़ेगा पहले कैसे बना होगा। तो आप देखो, आप जो रिंग है जोड़ते चलो इस तरह से। मान लो एक रिंग यहाँ पर है, फिर उसके ऊपर एक और रिंग, 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 एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, इस तरह से करते चलो, पूरी डिस्क मिलकर तैयार हो जाएगी। तो पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप समझ रहे हो आप? इस तरह की एक स्ट्रिप लिया आपने ऐसी, फिर इसके ऊपर एक और स्ट्रिप ले लो, फिर उसके ऊपर इसके नीचे एक और स्ट्रिप ले लो, इस तरह से। तो पूरी डिस्क तो बनेगी। अलग अलग साइज की स्ट्रिप जोड़ते चलो रेडियस बढ़ाते हुए, तो आपकी डिस्क बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहां पर जो एलिमेंट आपको लेना है वो क्या लेना है? स्ट्रिप लेनी है। क्या लेनी है? स्ट्रिप। कैसी स्ट्रिप? सेमी सर्कुलर स्ट्रिप। तो अब कैसे करोगे? पहले ध्यान से सुन लो।
x दूरी पे जाओ, वहां पर एक स्ट्रिप माननी है आपको इस तरह से, जैसे मैंने अभी बनाई है। ठीक है, ये पतली सी स्ट्रिप मान ली, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री स्ट्रिप, जिससे मिलकर ये बनेगी। मतलब इसी तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी जिनसे मिलकर ये पूरी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसकी खुद की जो रेडियस है उसको मान लो dx, थिकनेस रेडियस नहीं, जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, dx है आपके पास। लेट एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस, एलिमेंट्री का मतलब इस तरह की और बहुत सारी आप लोगे, इससे बड़ी रेडियस की लो, एक और फिर एक और फिर एक और फिर नीचे, तो पूरी डिस्क मिलकर तैयार हो जाएगी। तो इनसे मिलकर डिस्क बनी है, आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं उनसे मिलकर ये पूरी डिस्क तैयार होती है। और भी स्ट्रिप्स आएंगी, फिर एक और स्ट्रिप आएगी, फिर एक और, तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे पूरी यहाँ, तो जितनी भी स्ट्रिप है सारी काउंट करनी पड़ेंगी आपको। तो लेट एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx एट डिस्टेंस y dy मानते हैं, x नहीं, क्या मानते हैं भाई इसको, y, और इसको मान लेते हैं dy। y पे है ना ये, x dx नहीं मानते, y dy मानते हैं। थिकनेस dy एट डिस्टेंस y फ्रॉम ओरिजिन, y दूरी ऊपर जाके dy थिकनेस से ये स्ट्रिप मान लिया आपने, और इस तरह की स्ट्रिप से मिलकर पूरी डिस्क बनेगी, ये भी आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं मास ऑफ दिस स्ट्रिप। इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा यूनिट एरिया का मास और मल्टीप्लाई इसका एरिया, तो इसका एरिया आ जाएगा dA। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे वो देखो आप, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले कान खोल के। अगर मैं इस स्ट्रिप को सीधा कर दूं, इसको ऐसे पकड़ के सीधा करूं, तो आपकी इस तरह से बनेगी एक स्ट्रिप, कुछ तो भी अंदर वाले भी कम होगी ना, हल्की सी इस तरह से, ऐसी इस तरह से। ये वाली रेडियस थोड़ी सी कम है, इससे हल्की सी माइनर सी, तो यहाँ पर तिरछी लाइंस आएंगी, हल्की तिरछी, बहुत हल्की तिरछी, है ना। और इसकी जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2 पाई y, इसकी तो रेडियस y रहेगी ना, सेंटर तो इसका भी ही रहेगा। अब इसकी रेडियस तो y काउंट होगी, तो इसको हम बोलेंगे 2 पाई y, जो लेंथ आएगी वो, और थिकनेस जो आएगी वो आ जाएगी आपकी dy। क्या आ जाएगी, dy। ये लगभग आपका रेक्टेंगल दिखेगा आपको। देखो दो तरीके करने के, तो आप ऐसे करो कि भाई ऐसा करो, इस बड़े वाले का पूरा एरिया निकालो, फिर इस छोटे वाले का एरिया निकालो, बड़े वाले में छोटे वाले एरिया को माइनस कर दो, बीच वाला एरिया निकल आएगा इस तरह से। मतलब अगर मैं डीए निकालना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, पाई इंटू वाई प्लस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू वाई का स्क्वायर। ये तो करेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस वाई तो है इसकी, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास पाई वाई स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई माइनस पाई इंटू वाई स्क्वायर, पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पाई वाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस 2y डी वाई माइनस पाई इंटू वाई स्क्वायर से पाई इंटू वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से डी ए कितना आ जाएगा, डी ए आपका आ जाएगा पाई इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस 2y dy। क्या आ जाएगा, इसको भी होल्ड करो थोड़ी देर, पहले से समझो फिर समझाऊं मैं कैसे आता है उससे डायरेक्ट ये एरिया। अब dy जो होता है इज वेरी स्मॉल, हेंस dy का होल स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। कैन बी इग्नोर्ड, ये क्या है ऐसे में कर दिया मैंने। जैसे मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 0.5, इसका स्क्वायर करो 0.2, छोटी हो गई ना, तो किसी 1 से छोटी यानी कोई छोटी चीज है उसका स्क्वायर करने पर वो और छोटी हो जाएगी। अगर कोई भी क्वांटिटी जो 1 से कम है उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो वो और कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो dy तो पहले से स्मॉल है,
और dy का स्क्वायर कर दोगे तो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, उसको कर देंगे इग्नोर। जो आपका dA आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, बहुत स्मॉल चीज है ये, इससे कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल आएगा। तो आंसर आपका ये बचेगा बस केवल 2y इंटू dy। क्या बचेगा, 2y इंटू dy। पाई और था, पाई नहीं लगाया मैंने, पाई का भी मल्टीप्लाई करना था इसलिए एक मिनट रुकिए। 2 पाई y इंटू dy, इस पाई को यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई y इंटू dy और पाई इंटू dy स्क्वायर, पाई इंटू y स्क्वायर तो कट गया था, पाई वाले करना है इसी पे। 2 पाई y इंटू dy, जो एरिया आता है वो आता है 2 पाई y इंटू dy। कितना आता है, 2 पाई y इंटू dy। ये अब इस देखिए तो ऐसे कर लो आप, तो आपका ये एरिया आ जाएगा, आपको याद रखना है। या फिर आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है कैसे करना है वो भी समझ लो भाई। शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, तो शॉर्टकट तरीके से आप इस तरह से करोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई पूरी। अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो इस तरह की शेप बनेगी। अब इसमें और इसमें कोई खास फर्क तो होगा नहीं, अगर ये dy है आपका तो ये भी लगभग dy रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी हैं दोनों चीजें, बहुत क्या है, छोटी हैं दोनों चीजें। तो अगर इस सर्कमफेरेंस को देखो तो 2 पाई y है और ऊपर देखो तो 2 पाई y प्लस dy है, और y प्लस dy और y लगभग क्या है, बराबर है। तो आप ये मान लो दोनों लेंथ क्या है, लगभग लगभग 2 पाई y है, लगभग लगभग क्या है, ये भी 2 पाई y है और लगभग ये भी 2 पाई y है, और इनके बीच की दूरी क्या है, dy। तो सीधे dA क्या निकलेगा डायरेक्ट, इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 2 पाई y मल्टीप्लाई dy। सीधे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या तो वैसे करो समझ आपको होता है तो लंबा तरीका, उसमें dy स्क्वायर कर देना इग्नोर, क्योंकि dy छोटा है, तो dy स्क्वायर तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, उसको हटा देना उससे कैलकुलेशन से, या फिर इस तरह से कर लो। अब याद रखो जीवन में हमेशा कोई स्ट्रिप जिसकी रेडियस दे रखी है r और थिकनेस dr, तो उसका एरिया आता है 2 पाई r dr। क्या आता है, 2 पाई r dr। अगर रेडियस y है, थिकनेस dy है तो 2 पाई y dy। रेडियस x है, थिकनेस dx है तो 2 पाई x dx आ जाएगा एरिया। ठीक है, हमेशा याद रखो। आगे डायरेक्ट करूंगा मैं, तो dm कितना आ जाएगा, dm आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई da। तो da कितना है, 2 पाई y इंटू dy। dm तो निकाल दिया मैंने, dm तो निकाल दिया, अच्छी बात है। अब आप ध्यान से देखो आगे वाली कहानी क्या है। This strip behaves like a semi circular ring and we know that center of mass of सेमी सर्कुलर रिंग क्या होता है, at a distance of 2r upon pi from its center on symmetry line। r क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग। अब आप देखो इसको अगर मैं एक रिंग समझूं, मेरी बात ध्यान से समझना और सुनना पहले पूरी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा बोला, ठीक है, इतना आसान नहीं है आपको, हालांकि याद करने हैं इन सब के डेरिवेशन। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोशिश करो कि सारे डेरिवेशन आपको आ जाएं, आपको सीखने तो पड़ेंगे ही। अगर नहीं भी समझा तो इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको इनके सीधे वैल्यू याद रखनी पड़ती है। अगर मैं इसको एक रिंग मानूं, क्या मान लूं, रिंग, तो इसका मास तो मुझे पता ही है। अब जो इसकी सेंटर हो गया, इसकी रेडियस क्या मान सकते हैं भैया, इसकी रेडियस हम मान सकते हैं भाई ये तो बहुत कम है, तो ये हिस्सा भी y दूरी पर है, ये हिस्सा भी लगभग y दूरी पर है, तो सेंटर ऑफ मास का यहां कहीं आएगा इस जगह पे, कितना आएगा वो 0,2 y अपॉन में पाई। क्यों, इसकी तो रेडियस y है ना,
जो इसकी रेडियस है वो क्या है, y है। अब और रिंग लोगे तो उनकी भी उस हिसाब से आएगा भाई, उनका भी जो सेंटर है वो इसी लाइन पे तो आएगा, सॉरी सेंटर नहीं, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इसी लाइन पे आएगा। तो एक एलिमेंट लिया उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, फिर अगला एलिमेंट उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, फिर अगला एलिमेंट उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और। तो इस पूरी को रिप्लेस कर दो इसके सेंटर ऑफ मास से, फिर उसको एलिमेंट मान लो दिमाग में भाई। अब ये समझ आ गया आपके पास, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है जिसका पूरा मास क्या आ जाएगा, डीएम। सेंटर ऑफ मास किसका है, इस स्ट्रिप का ही तो है, तो स्ट्रिप को रिप्लेस कर दो बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। स्ट्रिप को भूल जाओ, केवल सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, 0,2 भाई। ये फिगर आप बनाना, और इसके बाद ये वाला फिगर बनाना जो मैं बना रहा हूं दोबारा। स्ट्रिप इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, तो स्ट्रिप को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। ये अब एक पार्टिकल हो गया जो पूरी स्ट्रिप थी, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, जो कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट 0,2y अपॉन में पाई है। अब इस तरह के अगली स्ट्रिप का भी ऐसे सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा, अगली स्ट्रिप का भी इसी लाइन पर आएगा। अब इन सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकल आएगा, है ना। strip can be replaced by its center of mass and center of mass of all strips will lie on y-axis. Hence, center of mass of disk will also be at y-axis. तो हम सीधे निकाल देते हैं YCM। क्या निकालते हैं भैया, YCM। डीएम आप याद रखना, डीएम इसका मास सिग्मा 2 पाई बाई dy है ना। चलो तो अब निकाल देता हूं YCM। तो YCM कैसे निकलता है भैया, हम जानते हैं किसी पार्टिकल का मास और उसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 2y अपॉन पाई है। x तो 0 आ जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 दे रखा है, तो dm मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। सभी के लिए 0 आएगा कोऑर्डिनेट। तो इसी लाइन पे कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, इस लाइन पे तो आना नहीं है, सारे पार्टिकल इसी लाइन पे आएंगे, उनका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे आएगा। तो y निकालते हैं डायरेक्ट, खत्म करो कहानी। अच्छा अपॉन में ये आता है dm, अपॉन में क्या आता है भाई, डीएम भी आता है। डीएम तो सीधे हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं ना। सभी स्ट्रिप का जब मास जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सभी स्ट्रिप्स का जो मास जुड़ेगा तो कैपिटल एम के बराबर आएगा। तो डायरेक्ट कैपिटल एम भी लिख सकते हो उसको चाहो तो, और नहीं तो डीएम को करके देखो तब भी आंसर वही आना है, अलग नहीं आएगा। चलिए डीएम की वैल्यू पुट करता हूं, सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई मल्टीप्लाई 2y अपॉन में पाई। चलो सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, लिमिट देखो 0 से लेकर कैपिटल आर। भाई ऐसे पार्टिकल यहां पर, फिर एक यहां पर, फिर एक यहां पर, फिर लास्ट वाली जो स्ट्रिप्स है, पहले वाली जो स्ट्रिप आपने मानी थी वो y दूरी पर मानी थी, बिल्कुल यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप मानोगे तो 0, फिर लास्ट वाली स्ट्रिप तो बड़ी सी आएगी, वो कहां पर है r, तो लिमिट आएगी 0 से लेकर r। इसी में तो y माना है, तो y को यहाँ पे ले आओ, पहली स्ट्रिप यहाँ माननी, लास्ट वाली स्ट्रिप यहाँ माननी है, तो 0 से लेकर r तक की सारी स्ट्रिप काउंट करनी पड़ेगी आपको। जब तक कि y की वैल्यू 0 से लेकर r तक ना हो जाए सारी स्ट्रिप काउंट करते रहो, आप ये कहना चाहता है। चलो सिग्मा ले लो बाहर, 2 पाई बाहर, पाई से पाई तो कट गया, 2 और 2 4, 4 सिग्मा आ गया बाहर, अंदर बच गया y स्क्वायर dy। भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन जरूर आप ध्यान से देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए जल्दबाजी में। y स्क्वायर 2 सिग्मा, ठीक है सही है। यहां से 2 पाई सिग्मा आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा 2 पाई सिग्मा, अंदर बचेगा y इंटू डी वाई 0 से लेकर r। सिग्मा सिग्मा गया, 2 अपॉन पाई बच गया। YCM क्या बच गया भैया, तो YCM आपके पास बच गया 2 अपॉन में पाई, ठीक है। इसका आ जाएगा y क्यूब बाई 3, 0 से लेकर r,
डिवाइड में पाई यहाँ बचेगा, ठीक है। 2 और सिग्मा कट जाएंगे तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा पाई, यहां बच जाएगा y²/2, 0 से कैपिटल R। अब देखिए YCM क्या आ जाएगा, 3 और 2 तो बाहर निकाल देते हैं, इस 2 को पलट के ऊपर पहुंचा देते हैं तो 4/3 पाई हो जाएगा। ये 2 ऊपर पहुंचा दिया, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर बच जाएगा r³ - 0 डिवाइड बचेगा r² - 0। अरे 0 का स्क्वायर तो 0 आना है, तो 4r/3 पाई जी आ गया आपके पास YCM। तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 4r/3 पाई पे आएगा और एक्सएम तो 0 आने वाला है। एक्सएम क्या आएगा भैया, 0 आएगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो 0 था। तो एक्सएम निकालेंगे तो एक्सएम क्या आ जाएगा, 0। dm मल्टीप्लाई x का कोऑर्डिनेट अपॉन में dm करूंगा तो 0 आ जाएगा आंसर। जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पाया जाएगा, इसको हटा दो, ये तो dm का था। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो 4r/3 पाई की दूरी पर यहां कहीं पाया जाएगा, 4r/3 पाई 0, ये सेंटर ऑफ मास है डिस्क का, तो 4r/3 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। तो ये थे सारे सेंटर ऑफ मास। मैंने कुछ शेप के आपको बताया, रॉड का बताया, सेमी सर्कुलर रिंग का बताया, सेमी सर्कुलर डिस्क का एक आध आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और करवा दूंगा। उसके बाद में सारे सेंटर ऑफ मास लिख दूंगा, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको डेरिवेशन कुछ कम समझ आए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको याद करने हैं। धीरे धीरे समय के साथ आप सीख जाओगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बच्चों को आती है जब वो 11th में होते हैं। 12th वाले बच्चे इजी समझ पाएंगे इस चीज को, और जो 11th में उन्हें थोड़ी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो पहले आप इंटीग्रेशन बड़ी तरह से पढ़ो जाकर। तो बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये रहता है कि जो भी आपने बड़ी सी बॉडी ली है उसमें स्मॉल स्मॉल पार्ट ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि उनके जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। रॉड में तो छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं, रिंग में भी छोटे छोटे ब्लॉक्स आ जाएंगे, डिस्क में स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर मैं आगे जो और भी कुछ शेप्स हम लेंगे उनके भी सेंटर ऑफ मास आपको निकाल के मैं दिखाऊंगा कैसे सेंटर ऑफ मास निकाले जाते हैं उनके, ठीक है। फिर सभी के सेंटर ऑफ मास एक ही बार में एक ही टेबल में लिख दूंगा, सब आपको याद कर लेने। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।